हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 17 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको वैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के भारतीय विरासत खंड से। 2 क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के भारतीय सुरक्षा खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 65 है। प्रीवियस 64 क्वेश्चन हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के भारतीय विरासत यानी कि इंडियन कल्चर खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो चोल द्रविड़ कला एवं स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, इस पे आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वही हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना तैयार करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इसको एंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो द्रविड़ कला एवं स्थापत्य के पुरातात्विक उदाहरण हमें 7वीं सदी से 16वीं सदी तक देखने को मिलते हैं। इसके विकास में पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, चोल, होयसल एवं विजयनगर साम्राज्य जैसे राजवंशों का योगदान रहा। लेकिन अगर हम बात करें द्रविड़ कला की, जो कि 9th एडी से 11 एडी के बीच में चोलों के अधीन अपनी पराकाष्ठा पर यह कला पहुंची। अगर ये जो चोलों ने आरंभिक चरण के अधीन जो निर्मित कार्य जो चल रहे थे उनको जारी रखा, साथ ही साथ उसको और ज़्यादा परिष्कृत करने का कार्य इन्होंने किया। इसके अलावा हम चोलों के अधीन जो स्थापत्य कला है, चित्रकला है, उनके जो साहित्य में योगदान है उनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें इनके मंदिर स्थापत्य के बारे में, तो जो पल्लव शासकों के अधीन जो निर्मित जो आरंभिक शैलकृत एवं संरचनात्मक जो मंदिर थे, उसे शुरू करके चोल संरक्षण के अधीन निर्मित शानदार और भव्य मंदिरों का मंदिर स्थापत्य इन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा अगर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखना है, तो तंजावुर में राजराज चोल द्वारा निर्मित कराया गया जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका एक उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसकी भव्यता पूर्ववर्ती मंदिरों से काफी बड़ा एवं भव्य यह मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर की एक विशेषता, इसका पिरामिड नुमा जो विमान है काफी विशालकाय है, ये लगभग 70 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इसके अंतर्गत नंदी की विशाल प्रतिमा शिखर के कोनों पर एवं सैकड़ों एवं आकृतियां यहाँ पर विमान की शोभा को बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ इसका जो विस्तृत गोपुरम देखने को मिलता है, यह वही मंदिर है जहां पहली बार आपको 2 बड़े गोपुरम देखने को मिलेंगे। वैसे सामान्यतः एक बड़ा गोपुरम होता है, लेकिन इस मंदिर के अंतर्गत आपको 2 बड़े गोपुरम देखने को मिलेंगे, जिस पर अनेक प्रतिमाएं अंकित हैं। मंदिर के जो प्रमुख देवता हैं जैसे कि शिव, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिल गर्भगृह में इनको स्थापित इस मंदिर के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम बृहदेश्वर मंदिर की विशेषताओं के द्वारा चोल काल की स्थापत्य कला के बारे में बता सकते हैं। अगर हम बात करें इस काल की मूर्ति कला के बारे में, तो कांस्य व पत्थर दोनों की मूर्ति कला के उत्कृष्ट भव्यता यहाँ देखने को मिलती है। इन मूर्तियों का उपयोग व्यापक रूप से स्तंभों और छतों को सजाने के लिए किया जाता था। चोल काल की अगर कांस्य मूर्ति के रूप में एक विशेष उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि नटराज की मूर्ति, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जो कि नृत्य के एक प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें चोलों की चित्रकला में योगदान की, तो राजराज फर्स्ट एवं राजेंद्र चोल ने चित्रकला के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिरों के जो गर्भगृह के चारों ओर दीवारों पर जो पौराणिक कथाओं का चित्रण चित्रकला के माध्यम से ही किया गया है, जिन्हें चित्रित भित्ति चित्रों एवं प्रतिमाओं के माध्यम से यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नृत्य की, तो नृत्य कला को चोलों के द्वारा संरक्षण दिया गया। इन्होंने देवदासी प्रथा का समर्थन किया, जिससे आगे चलकर जो कथकली और जो भरतनाट्यम हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके विकास को समर्थन मिला। अगर हम बात करें इनके जो साहित्य में योगदान की, तो चोल काल को तमिल साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चोल अभिलेखों में कई कृतियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें राज राजेश्वर नाटकम, बिरानु कवियम और कन्नीबन पुराणम का जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रामावतारम की जो रचना करने वाले प्रसिद्ध जो लेखक कंबन थे, वे इसी काल से संबंधित थे, जिनको तमिल रामायण की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह हमने बात की इनके जो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें,
तो चोल शासक शिव के प्रबल अनुयायी थे। उनके विजय अभियानों ने मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला के विकास को गति प्रदान की। अगर इसके मेन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो महान जीवन जो चोल मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोट चोलपुरम का मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन्हें दक्षिण भारत में तमिल सभ्यता के विकास का प्रमाण माना जा सकता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि चोल काल में जो द्रविड़ कला है और जो स्थापत्य कला है वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भारतीय विरासत खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीएस पेपर 1 के भारतीय विरासत खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुफा चित्र भारतीय शास्त्रीय चित्रकला परंपरा की कलात्मकता और भव्यता को प्रतीक हैं। इस पर आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। तो इसमें आपको केव पेंटिंग्स के बारे में बताना है, जिसमें आपकी अजंता, एलोरा, बाग की और सीतन बासल की गुफाएं इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करें तो चित्रकला कला के सर्वाधिक कोमल रूपों में से एक है, जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानवीय विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। भारत में अगर रंग और अभिकल्प के प्रति लगाव अत्यंत गहरा है, ये पहले से ही देखने को मिलता है। इसके अगर हम आरंभिक उदाहरण की बात करें तो कैमूर श्रृंखला की जो विंध्य पहाड़ियों की जो दीवारों पर चित्रकारी को जो अंकित किया है वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण आरंभिक हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम विभिन्न जैसे कि अजंता, एलोरा, सीतनवासल की जो गुफाएं हैं उनकी विशेषताओं के द्वारा इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें भारतीय शास्त्रीय चित्रकला परंपरा के प्रतीक के रूप में, गुहा चित्रकला के रूप में, तो अजंता, बाग और बादामी की जो चित्रकलाएं हैं वे उत्तर साथ ही साथ दक्षिण शास्त्रीय परंपरा का उत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा जो सीतनवासल और जो अन्य केंद्र हैं वे दक्षिण भारत में उनकी जो पैठ थी उनकी सीमा को वह प्रदर्शित करती है। तो जो सीतनवासल की गुफाएं हैं वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत जो सीतनवासल की जो चित्रकलाएं हैं जैन विषयों और प्रतीकों के प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, लेकिन इसमें जो अजंता के समान जो मानदंडों एवं तकनीक का प्रयोग की इसके अंतर्गत भी किया गया है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो तकनीक है वह एक तकनीक होती है फ्रेस्को टेम्परा। इस तकनीक का उपयोग भी सीतनवासल की गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता में तो इसका एक विस्तृत उदाहरण देखने को ही मिलता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि गीले प्लास्टर पर ही चित्र का अंकन कर दिया जाता है, फिर उसको सूखने दिया जाता है। इसके बाद हम एक एक करके अजंता, बाग और जो आपकी सीतनवासल की जो गुफाएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जो अजंता की चित्रकलाएं हैं ये चित्रकलाएं अजंता में बौद्ध गुफाओं में उत्कीर्ण की गई हैं। इसके अंतर्गत 30 शैलकृत गुफाएं हैं जो कि दूसरी सदी से लगभग 480 सदी तक ये देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसकी छत और स्तंभों के जो सजावटी जो प्रतिरूपों को अगर हम छोड़ दें तो इन चित्रकलाओं की जो विषय वस्तु है वह बुद्धवादी देखने को मिलती है। अधिकांश जो गुफाएं हैं वे बुद्ध को समर्पित हैं, जिसके अंतर्गत इनके जो जातकों से संबंधित जातक जो कथाएं हैं जो कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो कथाएं होती है उसको अभिलेखबद्ध किया गया है इन गुफाओं के अंतर्गत। साथ ही साथ इन गुफाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक केंद्रितता जो संरचना है वह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो प्रत्येक दृश्य में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस पर आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो उस पर आपका तत्काल ध्यान चला जाएगा। तो एक केंद्रितता इसकी संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा जो अजंता की जो गुफाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, इसके अंतर्गत अजंता की जो आकृतियां, रूपरेखाएं श्रेष्ठ हैं जो सौंदर्य एवं रूप के एक तीक्ष्ण अवबोधन को उद्घाटित करती हैं। साथ ही साथ इसकी जो शारीरिक संरचना के लिए कोई अनुचित प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि इसमें जो आरेखन एवं जो देखने को मिलता है इसके जो शारीरिक संरचना के अंतर्गत वह स्वाभाविक एवं असंयमित जैसा कि रियल में मनुष्य होता है उसी तरीके से इसमें देखने को मिलता है। यहाँ जिन कहानियों को सचित्र दर्शाया गया है वे सतत और विस्तृत हैं तथा ये जो राजाओं के महलों और जो जनसाधारण की जो बस्तियां हैं उसमें मंचित प्राचीन भारत के जो नाटक हैं उसको भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो अजंता की जो गुफाएं हैं पूर्णतः बौद्ध धर्म को से संबंधित ये गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोरा की चित्रकला की तो एलोरा की जो मोटे किनारों वाली जो चित्रकला की जो संरचना को आयताकार फलकों द्वारा इसको मापा जाता है। इस चित्रकला के अंतर्गत यह है कि इस चित्रकला ने जो अजंता की जो चित्रकलाओं के शास्त्रीय मानदंड से ये भिन्न देखने को मिलती है।
हालांकि अगर हम बात करें जो शास्त्रीय परंपरा थी हमारी, जो द्रव्यमान और वृत्ताकार कोमल बाह्य रेखाओं के साथ गहराई के साथ एक मिथ्या भ्रम चित्रकला के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता था, तो उसकी इसने निस्संदेह पूर्वक अवहेलना देखने को नहीं मिलती, जैसी कि अजंता के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगर हम इसकी लाक्षणिक विशेषताओं की बात करें तो सिर को असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं पर चित्रित किए गए कौड़ियां मोड़ इसमें देखने को मिलते हैं, तीखी प्रक्षेपित नाक और बड़े बड़े खुले हुए नेत्र इसकी एक लाक्षणिक विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एलोरा की जो चित्रकलाएं हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, वे आपकी बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित इसके अंतर्गत गुफाएं बताई गई हैं। इसके अलावा हिंदू भी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करें बाघ की चित्रकला की, तो एमपी की जो बाघ गुफाएं हैं उसकी चित्रकलाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 की चित्रकला के सदृश ही देखने को मिलती हैं। दोनों की शैली समान है, किंतु बाघ की जो आकृतियों को अधिक दृढ़ कसौटी के अनुसार तैयार तथा इनकी रूपरेखा भी काफी प्रभावशाली है अजंता की गुफाओं से भी ज्यादा। ये अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय प्रतीत होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीतन वासल की चित्रकला की, तो ये जैन विषयों एवं प्रतीकों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। इसके अलावा जो अजंता के चित्रों के समान ही मानदंडों एवं तकनीकों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। इन्हें हल्की लाल पृष्ठभूमि पर, कि पीछे हल्की लाल पृष्ठभूमि होती थी, उस पर गाढ़े चित्र से इसको चित्रित किया जाता था। इसके अलावा बरामदे की जो छत पर महान सौंदर्य के एक दृश्य को इसके अंतर्गत चित्रित किया गया है, जिसमें पक्षियों के सहित कमल के पुष्प युक्त एक तालाब, हाथियों सहित भैंसों एवं फूल तोड़ते हुए युवक को इसके अंतर्गत चित्रित किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फूल तोड़ते हुए युवक का चित्रित इनमें से किन गुफाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा सीतन वासल की गुफाओं के अंतर्गत इस तरीके का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात कर लें, तो निष्कर्ष के अंतर्गत चित्रकला की जो परंपरा बाद में भी चलती रही, किंतु इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में महाबलीपुरम, कांचीपुरम का जो मंदिर है, हम्पी है, लेपाक्षी में संरक्षित देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत केव पेंटिंग्स यानी कि गुफा चित्र का अंकन इसके अंतर्गत भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के इंडियन कल्चर खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के भारतीय सुरक्षा खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है, साइबर हमलों के लिए भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता यानी कि सुभेद्यता पर प्रकाश डालते हुए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा करनी है आपको 150 शब्दों में। इसके अंतर्गत आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि वह साइबर हमलों के प्रति सुभेद्य है, और साथ ही साथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचना यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के जो नेटवर्क हैं और जो सेवाएं हैं उसकी परिसंपत्तियों को, उनके एसेट्स को संदर्भित करता है। अगर हम बात करें कि जिनके बाधित होने से या नष्ट हो जाने से स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा या आर्थिक या सामाजिक कल्याण या सरकार के जो प्रभावी कामकाज हैं वे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, तो उस तरीके के जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनको क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर हम बात करें क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ होने के लिए निम्नलिखित कारक क्या हैं, तो अगर हम बात करें हमारा जो अधिकांश जो निर्भरता है वह आयात पर है, जिसमें अगर हम बात करें सेल फोन से लेकर विद्युत क्षेत्र, रक्षा, बैंकिंग या संचार आदि में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण हैं उन्हें हमें बाहर से आयातित करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर निम्न स्तरीय मानव संसाधन देखने को मिलता है। अपराध की जो लगातार बढ़ती घटनाएं हैं उससे निपटने के लिए हमारे यहाँ पर जो स्किल जो कर्मचारियों का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो इंटर एजेंसी जो समन्वय है वह उसका भी अभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो साइबर स्पेस में जो प्रमुख हितधारक हैं होने के बावजूद, जैसे निजी क्षेत्र साइबर स्पेस में एक प्रमुख हितधारक है, लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र इनकी सुरक्षा के लिए अभी संलग्न नहीं है। तो इन कारणों के कारण जो क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफ़ी सुभेद है। अगर हम बात करें जो कराव पैठ के कारण अगर नई तकनीकों को पर्याप्त रूप से अभी भारत ने नहीं अपनाया है, जिसके कारण से जो बढ़ते डिजिटल अपराध से निपटने के लिए मजबूत बैंकिंग अवसंरचना का अभाव है,
देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड का कभी डेटा चोरी हो जाता है। इस तरीके के अपराध हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं। साथ ही इसके जो अंतर्निहित इसका जो डिज़ाइन है वही इसको एक तरीके से सुभेद बनाता है। अगर हम बात करें क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की गहनता से, ये परस्पर जुड़ा हुआ है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी जटिल है। साथ ही साथ ये जो अवसंरचना है वह भौगोलिक रूप से बिखरी हुई है। अगर हम बात करें इसको निष्क्रिय करने के लिए आपको किसी एक फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इनके कामकाज या विलंब से कई अवसंरचना तारंगित रूप से इसका प्रभाव दूसरी संरचनाओं पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय अस्थिरता इसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत हमने बात की कि क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सुभेद है, उससे संबंधित कारकों के बारे में। अगर हम बात करें सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 लेकर आए हैं, आईटी एक्ट 2000, जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा किए गए जो लेन देन है उसको एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही साथ भारतीय कंप्यूटर जो आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, जिसको हम सर्ट के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत सक्रिय कार्रवाई और प्रभावी सहयोग से भारत की संचार एवं सूचना जो अवसंरचना है उस सुरक्षा को इसके अंतर्गत मजबूत किया गया है, जिससे कि इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जा सके। और इसी संबंध का जो एक रेस्पॉन्स टीम है वह फाइनेंस के लिए भी बनाई गई है, सर्ट फाइनेंस के नाम से, जो कि विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए ये जांच प्रोवाइड कराती है। साथ ही इसके जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, नेशनल क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है जो हवाई नियंत्रण, जो परमाणु और अंतरिक्ष जैसे जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, स्ट्रेटेजिक जो एरियाज हैं, उसमें साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करना। इसके अलावा एक राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र है, जिसके अंतर्गत इस देश में जो इंटरनेट जो यातायात को, इंटरनेट जो ट्रैफिक है उसको स्कैन करना, किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि उसके द्वारा संचालित तो नहीं की जा रही, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित वह गतिविधियां तो नहीं की जा रही। तो इस तरीके के इंटरनेट जो यातायात हैं उसको ये स्कैन करता है। साथ ही साथ रियल टाइम में जो स्थिति जन्य जागरूकता प्रदान करने का भी ये कार्य करता है। इसके अलावा जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसी हैं भारत की, उनको भी सतर्कता प्रदान करने का ये प्रयास करता है। अगर हम बात करें इस जो साइबर खतरों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन स्टॉकिंग और जैसे इंटरनेट जो अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको हम I4C के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा एक साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स का भी भारत में गठन किया गया है। इसके अलावा प्रमाणीकरण प्राधिकारियों को नियंत्रक के रूप में इसमें स्थापित किया गया है। ये आईटी एक्ट के तहत प्रमाणित करने वाले प्राधिकारियों के कामकाज को लाइसेंस प्रदान एवं उनको विनियमित करने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, ये यूजर के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा डिजिटल आर्मी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये भारतीय सेना के लिए प्रक्रियाओं, प्रणालियों और सेवाओं को डिजिटल बनाने और उन्हें स्वचालित करने के लिए समर्पित क्लाउड सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। कौन सा प्रोग्राम? डिजिटल आर्मी प्रोग्राम। इसे डिजिटल इंडिया के एक हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, डिजिटल आर्मी प्रोग्राम को। ये राष्ट्रीय क्लाउड पहल मेघराज जैसे बनाया गया है इंडियन लेवल पर, पूरे देश के अंतर्गत ये क्लाउड सर्विस प्रदान करने का काम करता है मेघराज। तो उसी तरीके से डिजिटल आर्मी प्रोग्राम भी इसी के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो ये हमने बात की सरकार के द्वारा जो हमारा जो क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के महत्व को देखते हुए भारत को एक विश्वसनीय साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है, जो साइबर प्रतिरोध को क्षमता उसको प्रदान करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय सुरक्षा खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 3 की भारतीय सुरक्षा खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। साथ ही साथ विशेष रूप से भारत में लड़ाकू भूमिकाओं में इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये इसका आंसर आपको देना है 150 शब्दों में।
तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं जो सेना में महिलाओं की स्थिति के बारे में। अगर हम बात करें, हमारी जो पूरा सैन्य बल है लगभग 1.4 मिलियन का सेना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 की बात करें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी केवल 0.56% थी। जबकि ये वायुसेना में देखी जाए, ये हमने बात की थल सेना की, और अगर हम बात करें वायुसेना की तो उसमें 1.08% और नौसेना की अगर हम बात करें तो उसमें केवल 6.5% महिलाओं की भागीदारी थी। अगर हम बात करें अभी महिलाओं की सेना के अंतर्गत स्थिति के बारे में, तो वर्तमान में सभी विंग में महिलाओं को केवल भारतीय थल सेना और भारत के जो विशेष बल हैं उनको छोड़कर, उनकी जो युद्धक भूमिका है उनको छोड़कर, जो युद्धक भूमिका के अंतर्गत जूनियर रैंक के अंतर्गत, साथ ही साथ युद्धक पर्यवेक्षी भूमिकाओं में जिसमें वह अधिकारी के रूप में भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन थल सेना और विशेष बलों के रूप में वे शामिल नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो भारतीय थल सेना एवं विशेष बल में जो महिलाओं को क्रमशः एक केवल सहायक की भूमिका निभा सकती हैं, या विशेष बल के अंतर्गत ये केवल प्रशिक्षकों की भूमिका प्रदान कर सकती हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बात की सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति के बारे में। अगर हम बात करें सरकारों द्वारा जो युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में संदर्भित किया जाता है समय समय पर, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नेतृत्व संबंधी जो भूमिका में पुरुष सैनिकों के बीच महिलाओं की कम स्वीकार्यता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अधिकांश जो सैनिक हैं वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनका जो ग्रामीण जो परिवेश होता है उसके कारण से उनका पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी मानसिकता उनके अंतर्गत होती है, जिसके कारण वे एक महिलाओं को आदेश लेने के लिए वे अभ्यस्त नहीं होते। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं सैनिक हैं उनकी सुविधता के कारण ये एक तर्क दिया जाता है कि ये एक चुनौती है युद्धक भूमिका में महिलाओं को शामिल ना करने के लिए। यदि हम बात करें पश्चिमी सेनाओं की, अगर हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि पश्चिमी सेनाओं के अंतर्गत सशस्त्र बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 से 20% है, लेकिन वहां पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा महिला सैनिकों को पकड़कर, वैसे तो दोनों ही पुरुष या महिला दोनों ही सुभेद होते हैं, तो लेकिन अगर महिला सैनिक को अगर विरोधी बल जो पकड़ लेता है तो उसके कारण से समझौते की स्थिति में सशस्त्र बलों को आसानी से लाया जा सकता है। तो इस तरीके की सुभेदता इसके अंतर्गत दर्शाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तीसरी समस्या चुनौती की, तो शारीरिक समस्या संबंधित चुनौती, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान सशस्त्र कर्मियों के लिए बनाए गए जो कोर्स हैं वे पुरुष केंद्रित होते हैं, और महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षण और मॉड्यूल को प्राप्त करना पड़ता है जो उनके शरीर क्रिया विज्ञान के अनुरूप नहीं होते। इसके अलावा बुनियादी ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी देखने को मिलती है। अगर हम सैनिकों की बात करें तो इनके क्वार्टर में अक्सर बुनियादी ढांचों की कमी देखने को मिलती है। खासकर अगर हम दुर्गम इलाकों की बात कर लें तो महिलाओं के लिए अलग सोने एवं शौचालय की अनुपलब्धता उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। साथ ही साथ उनका जो कारावास, मातृत्व व बच्चे की देखभाल संबंधी जो चुनौतियां हैं, अगर हम बात करें सेना में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, अतः महिला सैनिक अपने आप को अलग थलग इसके अंतर्गत महसूस करती हैं। साथ ही परिवार एवं बच्चे से लंबे समय तक अलगाव पर रहने पर महिला का इससे मनोविज्ञान प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा यदि हम यूनिट की बात करें, यदि कमान की बात करें, तो महिलाओं की संख्या उचित अनुपात में ना होने पर अगर गर्भावस्था जैसी स्थिति होती है तो एक कमान या यूनिट की तैनाती क्षमता को वह प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उस यूनिट में यदि ज़्यादा महिलाएं होंगी तो उनको समय समय पर मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, जिसके कारण से उसकी जो तैनाती की जो क्षमता है वह प्रभावित हो सकती है। अगर हम बात करें, ये हमने बात कर ली चुनौतियों के बारे में, अब हम बात करते हैं इनकी चुनौतियों के समाधान के बारे में। तो जो फिटनेस मानदंड की जो बात की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसकी बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को फिटनेस जो मानदंड है उसका जो परीक्षण किया जाना है वह पुरुष के समान ही किया जाए, और यदि कोई महिला उस पुरुष के समान जो परीक्षण जो मानदंड है उस पर अगर सटीक बैठती है तो उन्हें उनके जो कार्य से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने ये कहा कि एक वर्ग के रूप में महिलाओं को युद्धक भूमिका से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप उनको टेस्ट कीजिए पुरुषों के लिए जो आपके फिटनेस मानदंड होते हैं उसके आधार पर, और यदि कोई महिला उन फिटनेस मानदंडों को अगर पूरा करती है तो उसको सर्विस में नियुक्त
किया जाना चाहिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया। अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे की, तो प्रशासनिक एवं सामाजिक दोनों तरह के बुनियादी ढांचों का इसके अंतर्गत निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो यौन संबंधी दुराचार का जो चुनौतियां हमने बताई थी, उसके अंतर्गत हमें करना क्या चाहिए कि एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा उनकी जो मर्यादा एवं गरिमा के लिए जो एक विस्तृत आचार संहिता जो उनकी गरिमा सुनिश्चित कर सके, उस तरीके की आचार संहिता इसके अंतर्गत बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, सैन्य जो प्रशिक्षण है मूल रूप से उन मानदंडों एवं दृष्टिकोण को बदलने के लिए है जो वह अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से लाते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम ये भी उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं कि इस तरीके की जो महिला कमांडरों एवं सैनिकों के निर्णय पर भरोसा करने के लिए उनको हम प्रशिक्षण शुरू में दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें समान अवसर की, तो सशस्त्र बलों की भूमिका को व्यापक एवं महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। महिलाओं को वही लाभ दिए जाने चाहिए जो पुरुष को दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत रैंक, पदोन्नति और पेंशन शामिल हैं। बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उनको लंबे कार्यकाल की अनुमति भी प्रदान की जानी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमने बात की उससे संबंधित समाधान के बारे में। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जैसे जैसे अभी हथियार एवं युद्ध की रणनीतियां लगातार चेंज होती जा रही हैं, ये युद्ध हैं जो पहले अभी भूमि पर लड़े जाते थे, वह उसकी रणनीतियां लगातार चेंज हो रही हैं। साइबर वारफेयर जैसी युद्ध नीतियां तैयार की जा रही हैं। तो इसके लिए हमें जो रणनीतियां हैं उसके अंतर्गत परिष्कृत एवं तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं। वैसे वैसे हमें करना चाहिए कि कुशल महिला भर्ती पूल का दोहन करें और साथ ही साथ सभी रैंकों पर उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय सुरक्षा खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही आप इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में उसको पेस्ट करें, हमारी टीम उसका इवैल्यूएशन करेगी। इसके अलावा हमारा जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।